हूं शिखा धारीवाल और आज हमारे साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर एक ऐसे खास मेहमान हैं हमारे जो बेहतरीन राइटर हैं, लाजवाब डायरेक्टर हैं और जब ये फिल्मी पर्दे पर एक्टिंग करते हैं तो थिएटर में इनके लिए ऑडियंस तालियां और सीटियां बजाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौरभ शुक्ला की और जो इस वक्त खुद हमारे साथ है, तो आइए स्वागत करते हैं इनका। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आपके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है कि आप बनना क्रिकेटर चाहते थे और थिएटर की तरफ और थिएटर से बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? मैं बनना तो बहुत कुछ चाहता था, खाली क्रिकेटर ही नहीं। मैं अगर याद करूं तो सबसे पहले मैं पेंटर बनना चाहता था और उसके बाद क्रिकेटर, उसके बाद टेबल टेनिस प्लेयर, उसके बाद सिंगर, उसके बाद बहुत कुछ। एक उम्र होती है जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते नहीं हैं कि क्या होने वाला है और ये आपके जो कहना चाहिए कि जो पकने वाले दिन होते हैं, जब आप पक रहे होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और पढ़ाई चल रही थी तो मेरा हाथ पेंटिंग में बहुत अच्छा था, ठीक ठाक पेंटिंग कर लेता था मैं। और घर में कला का माहौल था। मैं एक म्यूज़िक फैमिली से आया हूँ, मेरे फादर म्यूजिशियन, मेरी मदर म्यूजिशियन, और तो कला को प्रोत्साहन हमेशा मिलता था। तो इसलिए चित्रकला जो थी वो बहुत नेचुरली उसको घर में प्रेज़ किया गया। उसको कहा गया कि भाई अगर तुम बनना चाहते हो पेंटर तो कोशिश करो एंड ट्रेनिंग लो उसकी। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल में था। उसके बाद जैसे हिंदुस्तान का हर बच्चा, और मेरे समय में तो ख़ास तौर से, क्रिकेटर ज़रूर बनना चाहता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है गली में और जो भी उसके आदर्श होते हैं, आजकल सचिन तेंदुलकर या धोनी होते हैं, हमारे ज़माने में गावस्कर थे, तो क्रिकेट में खेलता था और क्रिकेट भी ठीक ठाक खेलता था। जो गली का स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड पे ठीक ठाक खेलता था मैं। और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो वो मुझे NSI जो है दिल्ली में, वहाँ ले गए और मुझे कोचिंग दिलवाई गई। हालांकि 2 महीने की कोचिंग में मुझे समझ में आ गया कि जो क्रिकेट गली में खेली जाती है और जो क्रिकेट की ट्रेनिंग वहाँ होती है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे समझ में आ गया था कहीं ना कहीं कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। पर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं, मैं भी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था और किसी तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छा नहीं था मैं। और तब पढ़ाई बहुत सीमित थी कि या तो आप ह्यूमैनिटीज़ करते थे, आर्ट्स करते थे, या फिर आप कॉमर्स करते थे, या फिर आप साइंस करते थे। और तीनों ही चीज़ों में मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और जब मैं कॉलेज में आया तब उस वक्त मेरा परिचय थिएटर से हुआ। और जिस दिन मैंने उस दुनिया में कदम रखा, मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि यही वो दुनिया है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बिल्कुल इस दुनिया की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे अभी आपने कहा कि आप गली में क्रिकेट खेलते थे, तो जाहिर तौर पर गली में क्रिकेट खेलना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो गली में ऐसा भी हुआ है अंकल आंटी के आपने खिड़कियों के शीशे तोड़े हो? नहीं, वो मेरे दोस्त तोड़ते थे, क्योंकि मैं बैट्समैन नहीं था, मैं बॉलर था और मैं ऑफ स्पिनर था। मैं उनकी विकेटें लिया करता था और वो लोग जब मौका लगता था तो वो आसपास के पड़ोस के शीशे विशे भी तोड़ा करते थे। बिल्कुल, जैसे भी आपने बताया कि घर में कला का माहौल था, तो पेरेंट्स ने एकदम खुली लिबर्टी दी हुई थी या ऐसा था कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी है और आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है? हमारे यहाँ आम घरों की तरह कला को एक अजूबी नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि हमारे मदर फादर जो थे वो दोनों ही, उनका प्रोफेशन था म्यूज़िक, उनका प्रोफेशन था। मेरे फादर जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में डीन बने, वो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए म्यूज़िक फैकल्टी के। मेरी मदर जो हैं वो पहली महिला तबला वादक हैं ऑन प्रोफेशनल स्टेज। तो अपने क्षेत्र में उनका नाम था और वो जानते थे कि ये भी एक जीवन है, इसमें भी हो जाती हैं चीज़ें। और हमारी फैमिली जो है वो एजुकेशनिस्ट्स की फैमिली है, तो हमारे यहाँ शर्त ये थी कि भाई जो भी चाहे वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। NSD में आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद बॉम्बे आने का कैसे हुआ?
तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम कर रहा था और उस वक्त शेखर कपूर जो थे वो फिल्म बनाने जा रहे थे बैंडिट क्वीन, और वो दिल्ली आए और दिल्ली में वो कास्टिंग कर रहे थे। उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा दौर चल रहा था कि उसी वक्त मैं एक सीरीज बनने वाली थी इंग्लैंड में, बुद्धा ऑफ सबर्बिया उसका नाम था, बीबीसी की सीरीज थी। उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गया था और ये लगभग तय हो गया था कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा और वहाँ पर मैं एक सीरीज़ करूँगा। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी फिल्म थी जो बर्टोलुची बना रहे थे, लिटिल बुद्धा, उसमें भी तकरीबन मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे पास ये दो बहुत बड़े काम थे। और शेखर जब मुझे मिले तो शेखर को कुछ अच्छा लगा मेरे बारे में, खाली ऐसी मुलाकात हुई थी। तो मुझसे पूछने लगे, कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं तो हूँ नहीं यहाँ पर, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ और मौका लगेगा तो अमेरिका चला जाऊँगा। तो बताया मैंने उनको कि मैं ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा वो अच्छा अच्छा, बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा है। कहने लगे कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बैंडिट क्वीन, तो आई जस्ट थॉट दैट आई माइट कास्ट यू बट इफ यू आर गोइंग देयर इट्स ओके। बात खत्म हो गई। और किस्मत ऐसी कि फाइनली लिटिल बुद्धा में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए और मैं वापस नौकरी कर ही रहा था, तो अपने नौकरी करने लगा। लेकिन दिल में बड़ा लगता था कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो एक फिल्म में हैं और मैं नहीं। और शेखर शूटिंग के लिए निकलने वाले थे बैंडिट क्वीन की, और वो सीमा का परफॉर्मेंस देखने आए। सीमा विश्वास जिन्होंने बैंडिट क्वीन का जो लीड रोल है वो किया था, और वो मेरी कलीग थी, हम दोनों एक ही रेपेटरी कंपनी में काम करते थे। तो उनका नाटक देखने आए, मैं उस नाटक में कुछ एक रोल करता था। नाटक के बाद शेखर ने रात को मुझे बुलाया स्टेज पे पीछे और खाली देखते रहे मुझे, कुछ बोले नहीं, फिर चले गए। तो मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो तिग्मांशु धूलिया उनके असिस्टेंट थे, तो मैंने तिशु से पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ? भाई बुलाया, देखा, कुछ कहा तो है नहीं। तो तिग्मांशु ने कहा कि सुनो तुम्हारी टिकट बुक हो गई है, तुम धौलपुर जा रहे हो, धौलपुर में जहाँ फिल्म शूट होनी थी। तो मैं पहुँच गया वहाँ पर। ये शूटिंग से तकरीबन 15 दिन पहले का वक्त था। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बार बार सबसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मेरा रोल क्या है? बुला तो लिया मेरे को, पर रोल क्या है मेरा? तो मेरे एक दोस्त जो बाद में बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे, कनन अय्यर जो शेखर के पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि सौरभ सिर्फ जो मेन कास्ट है उसको 15 दिन पहले बुलाया गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आई न्यू दैट माई रोल इज गुड and I am in the main cast of the film. Much later, Shekhar told me that there was no role for me. But he saw the play and he decided that he wanted to have me in the film. So he created a role, and that role was of Kailash in Bandit Queen, and that's how I got selected in Bandit Queen. Bandit Queen बनी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बैंडिट क्वीन जब ख़त्म हो रही थी तो एक दिन मुझे याद है शेखर ने मुझसे, ऐसे बैठे हम लोग थे वहीं पे धौलपुर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि सौरभ अब तेरे को क्या अच्छा लगता है, थिएटर अच्छा लगता है या फिल्म अच्छी लगती है? तो मैंने कहा सर एज एन एक्टर तो थिएटर अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं फिल्म बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं बम्बई आऊँगा और आप मुझे अपना असिस्टेंट ले लीजिएगा। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि हाँ नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल कॉल यू एज एन एक्टर। अचरज की बात ये थी कि 3 महीने के अंदर शेखर जो है वो दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। कहने लगे मैं सीरीज़ पूरी डायरेक्ट नहीं करूँगा, खाली पायलट एपिसोड उसका डायरेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ तुम उसमें काम करो। एंड ही ब्रॉट मी टू मुंबई इन 1993 एंड दैट सीरीज वॉज कॉल्ड तहकीकात, जिसमें मेरे को एक्टर थे विजय आनंद साहब, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स।
And that's how I started on a very strong ground. I started my journey. बिल्कुल, कहते हैं ना कि किस्मत लेकर के आती है, जाने वाले कहीं और थे लेकिन किस्मत यहाँ पे थी तो यहाँ पर आ गए। आपसे जानना चाहूँगी, 32 साल ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं इंडस्ट्री में जी। किस तरह मतलब आपने देखा है सिनेमा कितना बदला है पहले से, अगर अब आज के दौर की बात करें? मैं जिस समय में आया था वो समय बहुत अच्छा था। इट वॉज द टाइम ऑफ चेंज, बिकॉज हमसे पहले मैं जब आया हूँ 93 में, उससे पहले जो आर्ट में, जो इस फील्ड में जो एवेन्यू था काम करने का, वो सिर्फ फिल्म था और फिल्म के अलावा कुछ नहीं था। टेलीविजन कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था। लेकिन जिस साल मैं आया हूं उसके एक आध साल पहले ही प्राइवेट टेलीविजन जो है, इट केम इनटू प्ले, एंड दैट क्रिएटेड अ नंबर ऑफ जॉब्स एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर न्यू पीपल। सो आई केम इन अ टाइम जब चीजें बदल रही थी, काम मिल रहा था। बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट that I got to do my beginning of my career. First was Bandit Queen, and then the second film was इस रात की सुबह नहीं। और मैं जिस तरह का हूँ, जिस तरह का दिखता हूँ, मैं तब भी ऐसे ही दिखता था। थोड़ा यंगर था, लेकिन भारी बदन का था, एक हैप्पी फेस, गंजा आदमी। मेरी कास्टिंग फिक्स थी कि ये आदमी अच्छा कॉमेडियन बन सकता है, इसको कॉमेडी करवा दीजिए। एंड आई हैड रेजिस्टेंस फॉर दैट बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन थिएटर विच नीडेड मच मोर देन जस्ट कॉमेडी। और कॉमेडी, जिस तरह की कॉमेडी फिल्मों में होती थी, अब भी लार्जली ऐसी ही होती है, जिसमें आप जिंदगी नहीं देखते उस इंसान की, खाली उसका फनी एक्ट देखते हैं। इस रात की सुबह नहीं में सुधीर मिश्रा ने मेरी जो कास्टिंग की, वो उस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर था वो एक ऐसे आदमी का कैरेक्टर था हु इज अ प्रोफेशनल किलर। और जिस एक रात की कहानी थी, उस रात वो बदला लेने और लोगों को मारने के लिए निकला हुआ। दैट वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ माई फिजिकलिटी, एंड आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर दैट फिल्म। स्क्रीन अवार्ड्स में मेरा नॉमिनेशन हुआ था, दैट वॉज माई फर्स्ट नॉमिनेशन, एंड दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी because people started looking at me not just as a fat man but as a man who's fat but can do anything. That is true. In fact, आप तो बहुत सारी फिल्मों में पॉलिटिकल, राजनेता वाले रोल निभा ही चुके हैं। तो चलिए मैं इसी पे आपसे एक सवाल पूछूंगी कि मोदी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो निभाए हैं? मोदी सरकार ने जो वायदे किए हैं वो निभाए हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप लोग ये सवाल पूछते हैं तो क्या वो फेहरिस्त हम लोगों के सामने होती है कि जितने वायदे उन्होंने किए थे? पहली बात, हम लोग कहते हैं उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अब वो अचीवमेंट्स क्या हैं कि भाई हम एटॉमिक पावर भी हुए, भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, हमारे यहाँ एजुकेशन पे भी काम हुआ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को भी रखा गया। ये चीजें हमारे प्लस हैं। लेकिन जब हम आम आदमी की तरह बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं, अरे बताइए पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया, बताइए। अरे ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, सही बात है। चलिए अभी पेट्रोल महंगे होने की बात हो रही है, तो ये बताइए क्या सेलिब्रिटीज को भी फर्क पड़ता है पेट्रोल महंगे होने से, फ्यूल अगर महंगा होता है तो? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, जरूर पड़ता है। तो सेलिब्रिटी को क्यों नहीं असर पड़ेगा जब सबको पड़ता है? आई एम श्योर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पड़ता है। 2019 में मोदी जी के ऑपोजिट देखा जाए तो पूरा विपक्ष एक साथ हो गया। क्या लगता है आपको 2019 में? मेरा जवाब ये है, मुझे लगता है दोनों ही होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं अपने उन दोस्तों के साथ बैठता हूं जो बीजेपी को नहीं चाहते, तो वो गणना करके मुझे समझा देते हैं कि देखिए ये अलायंस होगा, ये होगा, ये होगा, फलानी जगह ये होगा, जो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, समीकरण पूरा बताते हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, इसका समीकरण एकदम सही है। फिर जब वो दोस्त मेरे जो बीजेपी
को मानते हैं और चाहते हैं कि बीजेपी आए, वो कहते हैं अरे सब बकवास है, वो अपना समीकरण मेरे को समझाते हैं, मुझे वो समीकरण भी ठीक लगता है। तो मेरी हालत जो है वो एग्जैक्टली वोटर वाली है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो इधर वोट दे या इधर वोट दे। चलिए सर, पॉलिटिकल बात यहीं खत्म करते हैं। अब आपके साथ एक फनी चीजें मैं कुछ पूछती हूँ आपसे। ये भी फनी ही था जितनी अभी बातें की हैं आपने मुझसे, पॉलिटिकल चीजें पूछी, इससे ज्यादा फनी और क्या हो सकता है। कौन सी चीज आपको टीनेज की बहुत याद आती है? जो आज तक है मेरे पास, वो टीनेज से गई नहीं है। क्या? वो मेरा बचपना। दिल्ली की कौन सी जगह आपकी बहुत फेवरेट है जहाँ आप आज भी जाते हैं? मंडी हाउस। मंडिया। कभी किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है? आपका सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि आपके सवाल में सिंगुलर लड़की है। बहुत लड़कियों ने दिल तोड़े। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि खूबसूरत लड़कियों का अट्रैक्शन था आपको जो बॉलीवुड में ले आया। नहीं ऐसा नहीं था। ये गलत है। ये तो सबका होता है अट्रैक्शन, ये तो हर कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री इसीलिए आता है। बॉलीवुड में जब मैं आया था, जब मैं फिल्मों में आया था, तब तक मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका था। थिएटर मैंने जब ज्वाइन किया था तब ये ज़रूर था, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहुत खूबसूरत और बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियां, पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़कियां जो हैं देखी, और आदमी ज़्यादातर मुझे बहुत नॉर्मल से लगे, बहुत एवरेज टाइप के लगे, तो मुझे लगा यहाँ मेरा चांस है। आप शुरुआत से ही बहुत आर्टिस्टिक रहे, कितनी बार आपको प्यार हुआ? मेरे जितने नाटक हैं, नंबर ऑफ नाटक है ना, उतनी बार प्यार हुआ, क्योंकि जब भी दिल टूटता था मैं नाटक लिखता था। तो मैं हमेशा अपने, जब पता लगता था कि मेरी लड़की ने छोड़ दिया, तो मैं कहता था जाओ, तुम्हें जाना हो जाओ, मैं नया नाटक लिख दूंगा। ऐसा होता था। अच्छा, रियल लाइफ में मतलब जब वाइफ को रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मतलब देख के तो ऐसा लगता है कि हमेशा एक कॉमिक वाला पंच आता होगा। मेरा और मेरी वाइफ का जो रिलेशन है वो बहुत कमाल का रिलेशन है। वी आर डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ, बट मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ वी आर फ्रेंड्स। सो कॉम्प्लीमेंट मैं जब अगर ऐसे कुछ देने की कोशिश करता हूँ तो वहां से सामने से आ जाता है, झूठ मत बोलो, समझे नहीं, इट डजंट सूट यू। घर के कौन कौन से काम हैं जो आप कर लेते हैं? सफाई को छोड़ के और प्रेस करने को छोड़ के, कपड़े प्रेस करने को, इस्त्री करने को छोड़ के मैं घर के तकरीबन सभी काम कर सकता हूँ। कभी सब्जी खरीदी आपने मार्केट से? हाँ, खरीदी है, और बाद में बीवी से झूठ बोला कि मैंने सस्ते में खरीदी है। कब बीवी से डांट पड़ती है? कौन सा ऐसा आदमी जिसे नहीं पड़ती है, वो बताइए मुझे। मतलब ये कोई ऐसा, आप तो पूछ रहे जैसे मैं कोई अकेला हूँ। यूजुअली हर दिन डांट पड़ती है? नहीं, इतने बुरे हालात नहीं है हमारे, अभी अच्छे हैं हमारे हालात। आप गाना बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो अपने फैंस के लिए, हमारे न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शकों के लिए एक गाना तो बनता है। तो मैं आपको एक गाना गुनगुना के बताता हूँ जो मेरा ही लिखा हुआ है, और उसको कंपोज भी मैंने किया था, थिएटर के ज़माने में किया था। और ये गाना जो है इंस्पायर्ड है एक अंग्रेज़ी गाने से, जो कि बहुत फेमस गाना है, के सरा सरा वट एवर विल बी विल बी। तो उसी पे उसका एक हिंदी, हालांकि इसके शब्द एकदम अलग हैं और ट्यून एकदम अलग है। हौले पुकार के आंचल को थाम के मैंने कहा था माँ बता, हौले पुकार के आंचल को थाम के मैंने कहा था माँ बता, कल क्या होगा तू ये बता। माँ ने तब प्यार से गोद में दुलार के हंस के कहा था सुन जरा, कल की उस जेब में किसका है क्या छिपा, ये है नहीं जानना, होना है जो वो होगा, चलती इस रेल में दुनिया के खेल में प्यारे फिर क्यों रोना, हंसी मिले या गम हंसना तू हर दम, आंसू बचा के रखना, जीना तो है ही ना। बिल्कुल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 नेटवर्क से बात करने। थैंक यू।